बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। उसके मुताबिक हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो नंबर 7.4 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन इन अ टाइम पीरियड in a time equal to its period if its amplitude is a। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए है। फॉर एग्जांपल ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो है आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इसका पूरा साइकिल कहाँ से कंप्लीट होगा? फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन से चलना शुरू करें एक एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से वापस आए मीन पे, मीन से फिर दूसरी एक्सट्रीम से फिर वापस मीन पे। तो इस तरह इसका एक पूरा चक्कर जो है वो मुकम्मल हो गया। जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पे पहुँच गया, तो एक साइकिल मुकम्मल हो गया। तो हमने मालूम करना है भी उसने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया। तो देखें एम्पलीट्यूड जो है ना ये वाला, ये क्या है? ई है। आपको पता है वो ये ई एम्पलीट्यूड वाला फासला कितनी दफ़ा तय करेगा? देखें जब वो ए पॉइंट से चलेगा तो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। जो मीन पोजीशन है ना उसको हम नाम दे देते हैं ओ का। ये जो पॉइंट है ना ये ओ है। इससे जाएगा एक दफ़ा ये अपनी एक्सट्रीम पे, ए फासला तय कर लिया। फिर ये एक्सट्रीम से वापस आएगा मीन पे, ए फासला तय कर लिया। फिर ये मीन से जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पे, ए फासला तय कर लिया। फिर इस एक्सट्रीम से वापस आएगा मीन पे, ए फासला तय करेगा। तो ये मीन से इसने चलना शुरू किया था, दोबारा कहाँ पहुँच गया? मीन पे। तो इसने कितनी दफ़ा ए फासला तय किया? 1 2 3 4 दफ़ा। तो चारों को जमा करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 4a। तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करते हुए वो पार्टिकल 4a डिस्टेंस तय करता है। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल। अगर सिंपल पेंडुलम के लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या असर होगा? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इफ़ द सस्पेंडेड मास इज डबल। और अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम में जो मास सस्पेंडेड है उसको डबल कर दें तो फिर उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो दो क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले हमें पता है टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है टी इज इक्वल टू 2πL/g। इसमें टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एल और जी की वैल्यू पे। अगर लेंथ की वैल्यू डबल हो गई है तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो हमने देखना ये है कि टाइम पीरियड को अगर हम डबल करते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है टाइम पीरियड पर। तो हम लेंथ को डबल करते हैं। तो लेंथ को जब हम डबल करेंगे तो देखें ये टी हमने लेंथ एल की जगह पर 2L पुट करना है। तो ये हमने टी इज इक्वल टू 2πL/g वाले फार्मूले में अब हमने L की जगह पर क्या पुट कर दिए? 2L पुट कर दिया। तो जो टाइम पीरियड आएगा उसको हमने टी डैश का नाम दे दिया, क्योंकि अब टाइम पीरियड वही तो नहीं रहेगा। लेंथ को चेंज कर दिया तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो ये जो ऊपर 2L था इसमें जो √2 है उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो बाकी हमने फार्मूला वैसे ही लिखा रहने देना। तो ये जो अंदर क्या बच गया? 2πL/g। ये तो पहले वाले टाइम पीरियड का फार्मूला है, तो इसकी जगह पर हमने टी पुट कर दी। तो इसका मतलब जो नया टाइम पीरियड होगा वो पहले वाले टाइम पीरियड से √2 टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था मास को डबल कर दे। तो अगर आप इसको देखें टाइम पीरियड के फार्मूले को, तो टाइम पीरियड के फार्मूले में मास नहीं, तो इसका मतलब मास को हम डबल कर दें, हाफ कर दें, उससे सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मास के डबल होने पर
जो हमारा टाइम पीरियड है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो यही हमने आंसर लिखना है। व्हेन मास बिकम्स डबल टाइम पीरियड रिमेन्स सेम। तो टाइम पीरियड रिमेन क्यों सेम रहेगा? क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वो मास पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा है लेंथ को डबल करें और मास को डबल करें तो टाइम पीरियड पे क्या असर होता है। तो हमने लेंथ को देख लिया अभी, √2 टाइम उसका जो है टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है अगर हम लेंथ को डबल करते हैं, जबकि मास को डबल करें तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, डज द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक एक्सेलरेटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज द एक्सेलेरेशन एवर ज़ीरो, एक्सप्लेन। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ जो पार्टिकल होता है उसका एक्सेलेरेशन क्या कांस्टेंट रहता है मोशन के दौरान, और क्या एक्सेलेरेशन की वैल्यू कभी ज़ीरो भी होती है। तो हमें पता है जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है उसका एक्सेलेरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो कभी बढ़ता है कभी कम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम तो नहीं रहती, एक्स की वैल्यू सेम नहीं रहती, और एक्सेलेरेशन जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो हमने आंसर लिख दिया है, नो इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो कभी ज़ीरो भी होती है। हमें पता है जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है उसका एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, बढ़ेगी वहाँ जो है हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी वहाँ एक्सेलेरेशन भी कम होगा। तो हमें पता है मीन पोजीशन पर जो है वो एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। कहाँ पर? एट मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। तो इसका मतलब मीन पोजीशन पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। और आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो वहाँ एक्सेलेरेशन भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो हमें पता चल गया है भी एक्सेलेरेशन जो होता है वो मीन पोजीशन से फासले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर होती है? मीन पोजीशन पर, क्योंकि वहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर 7 है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द फेज एंगल, डज इट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। तो ये फेज़ वाला हम टॉपिक पढ़ के आए हैं। भी फेज़ एक एंगल होता है जो हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताता है। जो पार्टिकल दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा होता है उसका जो प्रोजेक्शन है वो दायरे के डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। तो हमने फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन में साबित भी किया था कि दोनों की मोशन जो है वो प्रोजेक्शन की मोशन और मास स्प्रिंग सिस्टम में मास की मोशन जो है वो दोनों की सेम होती है। और जो फेज़ होता है उसमें फेज़ जो है वो ना सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है बल्कि हमें उस पार्टिकल की डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। दूसरा फेज़ जो है वो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के बारे में भी बताता है, यानी उसकी हालत के बारे में भी बताता है। और जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था जिसमें उसने हमसे पूछा था कि क्या जो है फेज़ एंगल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरम्यान में होता है, तो नहीं, ये जो बॉडी रोटेट कर रही होती है वो एक्स एक्सिस यानी रेफरेंस लाइन के साथ एंगल बनाती है, उसको हम फेज़ बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट विच इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दो पार्टिकल्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो जो जवाब आए वो भी क्या होना चाहिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन होने चाहिए। लेकिन ये किस सूरत में होगा?
तो हमने उसको बताया कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए अगर हम जमा करते हैं तो उस सूरत में रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा जब दोनों पार्टिकल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो, दोनों की नेचर सेम हो। और तीसरा जो है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, उनके दरमियान जो फेज है उसका फ़र्क भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक वेव क्रस्ट से शुरू हो रही है तो दूसरी वेव भी क्रस्ट से शुरू होनी चाहिए। अगर एक वेव ट्रफ से शुरू हो रही है तो दूसरी वेव भी कहाँ से शुरू होनी चाहिए, ट्रफ से। अब ये इनके दरमियान में फेज डिफरेंस जो है वो मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर एक वेव ऐसे क्रस्ट से शुरू हो रही है, दूसरी वेव ऐसे ट्रफ से शुरू हो रही है, तो जब वो दोनों ऐड होंगी तो एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मिलेगा, एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट से मिलेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह जो है ना वो अब जो रिजल्टेंट हमारे पास वेव आएगी या रिज़ल्ट आएगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी वाले हों, सेम नेचर वाले हों और कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाले हों। तो ये जो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं ये आपने तैयार करने हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बकिया शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।